जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय भौतिकी में इकाई नंबर 5 है और इस इकाई के अंतर्गत एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और इस चैप्टर से आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 1 अंक के। ठीक है, लगभग यहाँ से आप लोगों को 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप लोगों को मैं आज जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इतना ध्यान से अगर पढ़ गए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम इसी अध्याय के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो हमारा अभी जो कोर्स है हमारा फ़िलहाल में, पिछला जो कोर्स था उसमें से बहुत कुछ हटा दिया गया। अब जो नया कोर्स है बेटा बहुत कम है। ठीक है, इसमें से ही आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बता रहा हूँ इसको ज़रूर आप लोग पढ़ कर जाना। ठीक है, आपका पेपर जो है यहाँ से 5 अंक के सवाल आते हैं, पाँचों के पाँचों आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी खोज किसने किया, इसके प्रमुख गुण क्या क्या है। तो आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आपको परिभाषा देना पड़ेगा। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो त्वरित आवेश के कारण होती है, आपको पता है। इसकी खोज किसने किया है ना। तो इसकी खोज का जो श्रेय है बेटा वो मैक्सवेल को जाता है। और इसके प्रमुख गुण जो है वो क्या है ये आपको बताना है। साथ में आप लोगों को ये भी पता करना है कि इससे संबंधित इसे प्रयोग में सबसे पहले इसका उत्पादन किसने किया। तो भाई यहाँ पर प्रयोग जो है सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था। इसे कुछ दूरी तक किसने प्रसारित किया, तो उसमें आप लोगों को बताना है कि मार्कोनी ने इसे प्रसारित किया था। तो वैसे तो जेसी बोस ने किया था, लेकिन जेसी बोस का नाम नहीं आता है, आप लोग मार्कोनी का नाम लेंगे इसे एक जगह से दूसरी जगह तक प्रसारित करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो खोज मैक्सवेल बोलेंगे, सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, हर्ट्ज ने किया। और इसका प्रसारण किसने किया कुछ दूरी तक, तो आप लोग बोलेंगे मार्कोनी ने किया। ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन आपका है विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके खोज और इसके प्रमुख गुण। अगर आप लोग इसके प्रमुख गुण पढ़ लेते हो ना बेटा, यहीं से आप लोगों को अभी तक आप लोग देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23 इतने सन में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो इसके प्रमुख गुण से ही पूछ लिया गया है। जैसे आप लोग देखिए, पहला जो गुण है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलनी या फिर त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो यही आपको सवाल पूछ लिया गया है पहले परीक्षा में, आपकी वार्षिक परीक्षा में, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आपको जवाब देना था त्वरित आवेश कारण उत्पन्न होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। तो आप लोगों को पूछता है कई बार कि वे तरंगे जो निर्वात में गमन कर सकती है वे निम्न में से कौन सी तरंग है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, अगला, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कला में कंपन करते हैं। ठीक है, और ये जो चौथा वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको आया हुआ है, चौथा वाला जो गुण है इसका ये भी आपको आया हुआ है कि इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो सवाल था विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान होती है। आप लोग चेक करना जरूर आपके परीक्षा बोध में या पुराने जो पिछले सत्र के जो पेपर थे उनमें आप लोग जरूर चेक करना ये सवाल है कि नहीं, है ना। इन तरंगों की प्रकृति खालिस्तान होती है तो अनुप्रस्थ होती है। और ये जो आप लोगों को संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। इस समीकरण को आप लोग जरूर याद रखना। ठीक, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती, अर्थात इनमें कोई आवेश नहीं होता। याद रखना, ये भी सत्य सत्य में आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, और ये निर्वात में प्रकाश की चाल का समीकरण किस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, तो वो भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये तरंगे ध्रुवित होती है और ये तरंगे अपने साथ साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित रहती है। ठीक है बेटा,
इसके बाद 10वां गुण आप लोग देख सकते हैं, उतना खास नहीं है ये। लास्ट वाला गुण देखो, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। आप लोग इसे जरूर पढ़ लेना अपनी नोटबुक से। इसके बाद है विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम, उनके खोजकर्ता और गुण और उपयोग लिखिए। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। कभी कभी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में आप लोगों को पूछ लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये आपके सामने एक लिस्ट मैंने तैयार किया, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम, या उसी को बोलेंगे अपन लोग तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ ले, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में तरंग दैर्ध्य को तरंगों को लिखिए, या फिर तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को एक शानदार तरीका बता रहा हूँ उसको याद रखने का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो नंबर 1 से लेकर 7 तक, राम अब दर्शन पाएगा, लिखा हुआ है ना। तो ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, और इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, घटता हुआ क्रम, तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। रा से क्या हो जाएगा, देखिए रेडियो तरंगे। म से माइक्रो तरंगे, माइक्रो तरंगों को ही सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। अब मतलब अवरक्त किरणें। दर्शन से सीधे सीधे आप लोग लेना दृश्य प्रकाश। पा से लोगे पराबैंगनी किरणें, ए से एक्स किरणें, और गा से गामा किरणें। तो ये याद हो गया आपको, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ जो मैंने लेफ्ट हैंड में जो लिखा हूँ, राम अब दर्शन पाएगा, ये नहीं लिखना है आपको। आपको ये याद रखने का तरीका है। आपको लिखना कौन सा है, जो उसके राइट हैंड में जो तरंगों के नाम है वो लिखना है आपको। समझ में आ रही ना बात, राइट। तो तरीका नहीं लिखना है, सीधे सीधे तरंगों के नाम लिखना है। तो ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम और तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम था। इसको आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे। उसके अलावा देखो आगे, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम या फिर आवृत्ति का आप लोग घटता हुआ क्रम बोल सकते हो। तो अब इस बार स्टार्ट करोगे नीचे से, राम अब दर्शन पाएगा, नीचे से स्टार्ट करना। समझ में आ गई बात। तो नीचे आएगा रेडियो तरंग, फिर उसके जस्ट ऊपर आएगा माइक्रो तरंग, उसके जस्ट ऊपर अवरक्त किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। बेटा यहाँ से आपको सवाल बन गया था पिछले वर्ष की, सबसे अधिक आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। तो मैंने क्या बताया, आवृत्ति का बढ़ता क्रम मतलब रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होगी, और सबसे अधिक किसकी होगी, आप लोग देख सकते हो, ये गामा किरणों की होगी। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो सीधे सीधे आपको बताना क्या है, गामा किरणों की। अगर आप लोगों से बोले कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो देखिए तरंग दैर्ध्य का ये बढ़ता क्रम है, मतलब यहाँ पर रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो गामा किरणों का होता है। समझ में आ गई। और आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है, रेडियो तरंगों की। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रख के इस एग्जाम में जाना पड़ेगा। और इससे संबंधित मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक लिस्ट है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नाम भी दिया हुआ है बेटा, ठीक है, लिखा भी देखो ऊपर, घटता हुआ तरंग दैर्ध्य या बढ़ती हुई आवृत्ति क्रम में। जो आपको क्रम जो दिखाई दे रहा है, ये बढ़ती हुई आवृत्ति का क्रम है और घटते हुए तरंग दैर्ध्य का क्रम है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, उसकी आवृत्ति दी हुई है। ये आप लोगों को मैंने ये लिस्ट इसलिए लेकर आया बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में सेम यही दिया हुआ है। ठीक है। और आप लोग ज़्यादा भटको मत, एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा हुआ है आप लोग उसी को याद करके जाओ। तो आवृत्ति दिया हुआ है, आविष्कारक का नाम दिया हुआ है, आविष्कारक के सारे नाम याद रखना, किसकी खोज किसने किया है। ठीक है। स्रोत मतलब ये कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनके प्रमुख गुण क्या हैं, और अनुप्रयोग क्या है, और इनका क्या क्या संसूचक क्या क्या है। ठीक है। संसूचक तो नहीं आएगा आपको, लेकिन उपयोग जरूर आप लोगों से पूछता है। दो उपयोग याद होना चाहिए, उनके गुण याद होना चाहिए, स्रोत याद होना चाहिए, खोज किसने किया है तो जरूर याद रहना चाहिए, और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, और इनके क्रम में कैसे कैसे जमाया जाए वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ, है ना। और साथ में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण। ये समीकरण को जरूर याद कर लेना आप लोग। निर्वात में किसके समीकरण है, मैक्सवेल के समीकरण। अब इसी से संबंधित जब आप लोग सवाल देखोगे ना, तो जितना चीज़ मैंने आप लोगों को ऊपर बताया हूँ सेम टू सेम उसी से आप लोगों को यहाँ पर सवाल देखने मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आप लोग यहाँ से ज़रूर इन क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है। जितने भी यहाँ पर आप लोगों को सवाल बन रहे हैं वो ऊपर की कंडीशन से ही सारे के सारे सवाल बने हैं। इनका आंसर अगर आप लोग देखना चाहो तो अभी आपको आंसर भी मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद। समझ गए बच्चे। और हाँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, समझ गए। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर करना, समझ गए मेरी बात। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।